अखिलेश यादव और उनके बागी विधायक, राज्यसभा चुनाव में हुआ कांड आप सभी को याद होगा। तो अखिलेश यादव ने अब सबक सिखाने का फैसला किया है। क्या करने वाले हैं वो आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे यूपी के एक बड़े अधिकारी हैं जो एमएलसी बन सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो कौन है वो बड़े अधिकारी और किससे मुलाकात उनकी चर्चा में है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे बीजेपी में जो समीक्षा बैठकें चल रही थी उसका क्या हुआ, क्या कुछ निकल के आया। जो डेट बढ़ गई बताया जा रहा है फीडबैक की, उसके पीछे क्या कारण है ये आपको समझाएंगे। साथ ही मोहन भागवत गोरखपुर में थे, योगी आदित्यनाथ भी वहां पर थे, पर उनकी मुलाकात हुई नहीं हुई, इसको लेकर तमाम खबरें चल रही हैं। सच्चाई क्या है ये आपको बताएंगे। और तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे लखनऊ से हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। शुरुआत अखिलेश यादव से कर लेते हैं। उनका पहले बयान आया था जिससे लगा था कि जो बागी विधायक हैं, जो बीजेपी के समर्थन में चले गए हैं, चुनाव में उनका परिवार उनको लड़ा रहा था, खुल के वो नहीं लड़ा रहे थे, पर अखिलेश यादव अब सबक सिखाने के मोड में आ गए हैं। उनकी तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं। क्या है इसके पीछे पूरी कहानी पंकज जी? देखिए, याद होगा आपको जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें क्रॉस वोटिंग की थी समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने, और एक जो 8वीं विधायक महाराजी प्रजापति, जो गायत्री प्रजापति की पत्नी है, वो वोट डालने नहीं पहुंचती थी। पल्लवी पटेल का मामला कुछ अलग है। तो उसमें उस वक्त हमने बात की थी अखिलेश यादव से कि भाई 7 विधायक हैं, राकेश प्रताप सिंह से लेके अभय सिंह से लेकर के मनोज पांडे, जो चर्चित चेहरे थे, इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया और सीधे सीधे बीजेपी के कैंप में आ गए। और इसमें से कुछ नेता जो है, विधायक जो, वो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते दिखे भी, उनके वीडियो भी है, उनके फोटोग्राफ्स भी है। वो इलाके में जाकर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे। ये बात अलग है कि जहां जहां ये लोग वोट मांगने गए थे वहां बीजेपी जीती नहीं है। तो हमने इस वक्त अखिलेश जी से पूछा कि भाई आप क्या करेंगे इन लोगों के खिलाफ। तब उन्होंने कहा था कि भाई लोग जो कर रहे हैं करने दीजिए, हमारा बहुत ज्यादा इसमें कुछ बनता नहीं है, जनता ने इनको चुना है, जनता इनका हिसाब करेगी। मतलब एक तरीके से वो इस बारे में इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बारे में उनका मन नहीं था कि इनके खिलाफ कुछ करेंगे वो। लेकिन चुनाव हुए, नतीजे आए और नतीजों में बम्पर जीत मिली है अखिलेश यादव को। मतलब पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए समाजवादी पार्टी के। जो मुलायम सिंह यादव के जमाने में 35 सीटें जीती गई थी, उसका रिकॉर्ड भी टूट गया। 37 सीटें जीती अकेले समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर। अगर 6 जोड़ दें इंडिया गठबंधन का तो संख्या और बढ़ जाती, 43 तक चली जाती। अभी वो हैं तो लंदन में, विदेश में है, लेकिन उनकी बातचीत तो अपने कोर टीम के सदस्यों के साथ होती रही है। वहीं से ये खबर छन कर आई है। उन लोगों ने बताया कि अखिलेश यादव ने फैसला किया जब वो लौट के आएंगे तब तो संसद की कार्रवाई में चले जाएंगे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर वो या फिर वैसे ही चिट्ठी लिखेंगे कि ये जो सभी 7 विधायक हैं इनकी सदस्यता खत्म की जाए। और उसके लिए तमाम तरह के जो सबूत है, जैसा मैं अभी जिक्र कर रहा था कि वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, उनके बयान है, उनके फोटोग्राफ्स हैं, ये सारे सबूत जुटाए गए हैं कि कल को कहीं होता ये है, अगर आप जानते भी होंगे, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष तो बीजेपी के हैं, तो उनको लग रहा होगा कि ऐसे मामलों में कई बार ये होता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसको फायदा मिल जाता है। हालांकि कई बार मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं। तो सबूत जुटा लिए गए हैं कि इनके खिलाफ इतना मामला पुख्ता हो, तमाम तरह के सबूत हों कि कहीं से भी उनको फायदा नहीं पहुंचे, उनको कोई लाभ ना मिले, शक की जो गुंजाइश बनती वो कहीं दिखे ना। इसीलिए 7 जो बागी विधायक हैं उनकी सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष रद्द कर दें। उसके बाद वहां उपचुनाव होगा। फिर उन्होंने तय किया कि इन उपचुनाव में इन सबको अगर बीजेपी टिकट देती है तो इन सबको चुनाव में हराया जाएगा, यानी जनता के बीच जाकर के जनादेश लिया जाएगा इन सभी बागी विधायकों के खिलाफ, यानी उनको सबक सिखाएंगे। अखिलेश यादव ने अपना स्टैंड बिल्कुल बदल लिया है। चुनाव से पहले जो उनका स्टैंड था कि उन्होंने जो किया जाओ भाई करो, हम कुछ नहीं करने वाले, लेकिन अब उनका स्टैंड है कि आपको जो करना था कर लिया, अब जो होगा वो हम करेंगे। और ये कॉन्फिडेंस उनको मिला है। ये जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है जिसमें समाजवादी पार्टी को शानदार जीत मिली है, उसके बाद उन्होंने अपनी रणनीति इन सभी समाजवादी पार्टी के 7 बागी विधायकों को लेकर अपनी रणनीति बदल ली है, अपना स्टैंड बदल लिया है। यानी खतरे की घंटी इन बागी विधायकों के कैंप में बज चुकी है। जब भी होगा उपचुनाव, अगर ऐसा होता है, संस्था खत्म होती है, तो राकेश प्रताप सिंह हो, मनोज पांडे हो, विनोद चतुर्वेदी हो, या अभय सिंह हो, या आशुतोष हो, इनके लिए मुश्किल तो होगा ही। बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा कि चुनाव और चुनाव के नतीजों के बाद से अखिलेश यादव की टोन या कहते तेवर बदल गए हैं, खास तौर पर इन विधायकों, इन बागी विधायकों के
खिलाफ। मगर जो आप बोल रहे थे कि सबूत इकट्ठा किए हैं और विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे जाएंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट तो इसका ये है कि सभी विधायकों ने अभी बीजेपी यानी कि जिस पार्टी का कहा जा रहा है कथित तौर पर समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने शामिल तो हुए, ने पार्टी ज्वाइन की नहीं, तो टेक्निकली पेंच फंसेगा क्या ये? देखिए, फंस सकता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि सबूत जुटाए जा रहे हैं, कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जाएगी अपना कागज, अपना सबूत मजबूत करने के लिए। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभय सिंह के परिवार के लोग बीजेपी में आए, राकेश प्रताप सिंह के परिवार के लोग बीजेपी में आए, मनोज पांडे के परिवार के लोग बीजेपी में आए। सबने देखा, आपने देखा, अमित शाह मनोज पांडे के घर गए थे। लेकिन इसके अलावा ये जो नेता हैं, अगर वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, जैसे सबूत है उनके पास, वीडियो है, फोटोग्राफ्स हैं, बीजेपी के मंच पर हैं, तो फिर ये कह पाना, देखिए उसमें होता है कि जिस पार्टी इस सिंबल पर आप चुनाव जीत कर आए हैं, उसके खिलाफ अगर आप काम कर रहे हैं, पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अखिलेश यादव ये शिकायत कर सकते हैं, एक पिटीशन दे सकते हैं और ये फैसला करना विधानसभा अध्यक्ष को। और विधानसभा अध्यक्ष का फैसला भी सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के स्क्रूटनी से अलग नहीं है। उसके मामले में कई सारे ऐसे केसेस सामने हैं, इसीलिए मामला इतना आसान नहीं होगा कि ये कह देना कि इन लोगों ने पार्टी तो ज्वाइन नहीं की है। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार के सबूत सौंपे जाते हैं और फिर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना क्या कार्रवाई करते हैं। नजर रहेगी हमारी इस पर। विधायकों की बात हो रही, बागी विधायकों की बात हो रही, तो एक और विधायकों के लिए एक सदन होता है विधान परिषद, जहां एमएलसी जाते हैं, चुने जाते हैं। और बड़ी चर्चा है कि एक बड़े अधिकारी हैं जिनको वहाँ के द्वार जिनके लिए खोले जा सकते हैं, जो वहाँ जा सकते हैं, और उनकी अमित शाह से हुई मुलाकात बड़ी चर्चा में है। नाम आप ही बता दीजिए। देखिए, एक फोटो आई है कि दुर्गा शंकर मिश्र जो यूपी के मुख्य सचिव हैं, और ये तीसरी बार एक्सटेंशन पर है। 30 जून को उनका कार्यकाल एक्सटेंशन वाला जो केंद्र सरकार ने दिया वो खत्म हो रहा है। देखिए, टाइमिंग और जिनसे मुलाकात हो रही है उसको लेकर के ये पूरी कहानी शुरू हो गई। टाइमिंग इसीलिए, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि 30 जून को खत्म हो रहा है, तो अब 10 दिन तो मुश्किल से बचे हैं उनके रिटायरमेंट के, उनके एक्सटेंशन खत्म होने के। इसके बाद क्या होगा? वो मिले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, फूलों का गुलदस्ता लेकर देने गए थे। बताया जा रहा है करीब 15 मिनट की बातचीत हुई है। अब उस बातचीत में क्या हुई मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं बीजेपी ऑफिस गया, मैं आपको बताऊं कि मैं बनारस से चलकर लखनऊ आया, वहां भी बनारस में बीजेपी के नेताओं से मिला। उससे पहले मुझे नहीं पता था, इस फोटो को लेकर चर्चा शुरू हुई। तो उस जो स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया, वो जो कार्यकाल खाली हुआ है, उसको लेकर के बीजेपी के कई नेताओं में भी एक उम्मीद की किरण जगी है कि चलो भाई हम भी एमएलसी बन सकते हैं। इसमें से कई नाम हैं, उन नाम का जिक्र करना जरूरी भी नहीं है, अच्छा भी नहीं रहेगा। बनारस से लेकर के लखनऊ तक हम बीजेपी के नेताओं से मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई सुन रहे हैं कि दुर्गा शंकर मिश्र जो हैं उनको एमएलसी बनाए जा सकते हैं। अब उसमें उनको ये लग रहा है कि भाई उन्होंने क्या किया पार्टी के लिए। वो 1984 बैच के आईएएस अधिकारी, मुख्य सचिव रहे, उसके बाद यहाँ केंद्र में वो अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के सेक्रेटरी थे, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे। यहाँ 3 बार एक्सटेंशन मिल गया। अब जब एक्सटेंशन खत्म हो रहा है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप नहीं पूछेंगे, उनके नेताओं को नहीं पूछेंगे, आप दुर्गा शंकर मिश्र को एमएलसी बना देंगे। तो आपने उसमें से कुछ नेताओं ने धमकी भरे अंदाज में, चेतावनी भरे अंदाज में हमसे कहा कि भाई अभी देखे ना रिजल्ट के नतीजे, अगर आप अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करेंगे, जो बीएसपी समाजवादी पार्टी से आए नेताओं को माथे पर रखेंगे, तो फिर यही आएगा। मतलब उनका कहना ये है, इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे, मतलब मेरे थ्रू संदेश भिजवाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि अगर उनको मिला तो फिर जान लीजिए अभी जो हुआ ना ये तो ट्रेलर था, आगे अभी और भी कुछ होगा। तो उन सबको भी लगता है कि ये मौका मुझे मिलना चाहिए। बहुत सारे नाम हैं, लेकिन चर्चा इसलिए शुरू हो गई है टाइमिंग को लेकर के। मैं कह रहा हूं कि भाई उनकी चर्चा तब भी हो रही थी जब लोकसभा चुनाव को लेकर टिकट बांटे जा रहे थे, तब भी ये चर्चा आई थी। जैसे ईडी के पूर्व डायरेक्टर रहे संजय मिश्र की चर्चा हम लोग कर रहे थे प्रयागराज से उनके उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी से, उसी तरीके से दुर्गा शंकर मिश्र के लेकर की बात हो रही थी कि हो सकता है कि उनको घोसी से लोकसभा उम्मीदवार बना दे बीजेपी, या फिर देवरिया से बना दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दोनों जगह अलग अलग उम्मीदवार आए हैं। लेकिन जैसे ही उनकी मुलाकात हुई और वो फोटो पब्लिक डोमेन में आई, सार्वजनिक तौर पर हम सबके सामने आई, तो चर्चा तेज हो गई कि क्या डीएस मिश्रा को एमएलसी बनाया जा सकता है। लेकिन लोग कह रहे हैं बीजेपी के नेता, अगर ये बनाया गया तो फिर ये संकेत शुभ नहीं होंगे पार्टी के लिए। बिल्कुल, डीएस मिश्रा का सांकेतिक तौर पर सही, अभी कथित तौर पर कह सकते हैं एमएलसी बन जाना, उसके कयास लगाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी नेताओं ने धमकाना भी शुरू कर दिया है
और जिस तरीके के नतीजे रहे पिछले लोकसभा चुनाव में, उसके बाद ये धमकी काम कर भी सकती है। समीक्षाएं चल रही हैं लंबी लंबी इसको लेकर, और एक हमारी बीजेपी के नेता से बात हो रही थी तो वो बोले कि समीक्षा जिनकी होनी चाहिए उन्हीं को ही समीक्षा का काम सौंप दिया गया है, उन्हीं लोगों को, उन्हीं विधायकों को, उन्हीं नेताओं को जिनकी खुद समीक्षा होनी चाहिए। बड़ी दिलचस्प टिप्पणी लगी पंकज जी मुझको ये। तो थोड़ा इस समीक्षा के बारे में बताइए, कहाँ तक पहुंची ये समीक्षा, कौन लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है इसमें, क्या कुछ निकल के आया अब तक? देखिए, 40 लोगों की टीम बनाई गई जिसको टास्क फोर्स हम लोगों ने कह दिया, बीजेपी नहीं कह रही है, हम लोगों ने खबर को थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए कह दिया गया कि 40 नेताओं का एक टास्क फोर्स बनाया गया है। एक एक नेता को 2-2 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई, हारी हुई सीटों की भी, जीती हुई सीटों की, वहां जाएंगे। भाई जीते भी जो है वो भी तो कम अंतर से ही जीते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी हो या देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, तो उन सब सीटों को कंसीडर किया गया है और एक एक नेता को 2-2 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। अब उसमें एक नाम जैसे महेंद्र सिंह जो कि मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं, उनको भी दे दिया गया था 2 लोकसभा सीटों के। तो अब चूंकि वो मध्य प्रदेश की समीक्षा में वहां के सांगठनिक काम में लगे हैं तो उनको हटा दिया गया और उनकी जगह किसी और को दे दिया जा रहा है। हुआ ये 13 तारीख को यहीं लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में बैठक हुई थी जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी थे और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी थे। वहीं ये हुआ कि भाई बहुत दिनों से लोग लिखित तौर पर बंद लिफाफे में अपनी शिकायत दे रहे थे कि उनके यहाँ अगर पार्टी हारी है और या फिर जितने वोटों से जीतना चाहिए था उतने वोटों से नहीं जीते तो उसकी क्या क्या वजह है। उन वजहों में भीतरघात जो पार्टी के लोगों ने किया उससे लेकर के बूथ प्रबंधन, चुनाव प्रचार से लेकर तमाम तरह की जो बातें थी उन सब बताई गई। कुछ लोग आके पार्टी ऑफिस से मीडिया के सामने बयान देने लगे, जैसे आरके सिंह पटेल जो बांदा से चुनाव हार गए हैं, तो पार्टी को लगा कि बड़ी किरकिरी हो रही है जिस तरीके से मीडिया में चीजें आ रही है, लोग खुल खुल कर बातें कर रहे थे। अब सलेमपुर से जो सांसद रहे और हार गए, उन्होंने देखिए बीजेपी के जिला अध्यक्ष को लेकर के, वहां के नेताओं को लेकर के क्या टिप्पणी की है। साक्षी महाराज है, लल्लू सिंह, मैं कितने नाम गिनाऊं भाई, जो हारा उन सबके पास हार की अपने अपने मन से वजह बना ली। सुबह की समीक्षा की जाएगी, 20 तारीख तक का डेडलाइन दिया गया था, 13 को बैठक में कहा गया था 1 हफ्ते में रिपोर्ट दे देंगे, पर कई लोगों ने तो ग्राउंड पे जाकर अभी अपना काम भी शुरू नहीं किया है। अब उसमें पीछे वजह बताई जाए, कुछ लोग वाराणसी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था उसको लेकर वो बिजी थे, तो ये हुआ कि डेट एक्सटेंड कर दिया जाए, 25 तारीख तक कर दिया जाए, तो वो तारीख 20 से 25 हो गई, 5 दिन की और टाइम फ्रेम उनको डेडलाइन बढ़ा दिया गया। इसके अलावा ये हुआ है कि कुछ लोगों ने तो अपनी रिपोर्ट भी बना ली है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको 2-2 लोकसभा सीटें दी गई थी उनकी समीक्षा करने के लिए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना ली जी। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, इस रिपोर्ट बनाने भी अपने अपने मन से खांचा तैयार किया है। जो लोग बीजेपी संगठन में पदाधिकारी, उन लोगों ने ग्राउंड पे जाके जो रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट का लबो लिबाब कुल मिलाकर ऐसा है कि भैया संगठन ने अपना काम किया। हमने चुनाव प्रचार किया, हमने पोलिंग एजेंट तैयार किए, हमने काउंटिंग एजेंट तैयार किए, हमने रैलियां करवाई, हमने रोड शो करवाया, संगठन का काम फुल प्रूफ था, 100% मेहनत से हमने काम किया। भाई उम्मीदवार जाने उम्मीदवार ने क्या किया, उम्मीदवार ने ठीक से नहीं किया तो उम्मीदवार हार गया। अच्छा, तो संगठन से जुड़े हुए लोगों, हाँ, संगठन से जुड़े हुए लोगों ने अपनी रिपोर्ट की लाइन जो है ना, उसका जो ओरिएंटेशन वो एक तरीके से बना लिया। जो लोग संगठन के पदाधिकारी नहीं है उन लोगों ने अपना लाइन ऑफ एक्शन दूसरे तरीके से बना कि भाई संगठन ने ही काम नहीं किया, ठीक से चुनाव प्रचार नहीं किया, संविधान की बात थी तो उसका ठीक से जाकर के काउंटर नहीं किया गया है। उसके बाद कार्यकर्ता उदासीन थे, कार्यकर्ता सक्रिय नहीं थे, कार्यकर्ताओं ने अपना काम ठीक से नहीं किया, रैली का मैसेज नहीं गया, उन लोगों ने संगठन पर ठीकरा फोड़ने का कर लिया है। कुछ जगहों पर ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसमें भाई सरकार के कामकाज को लेकर के विधायकों की पूछे नहीं थी, कार्यकर्ताओं को कोई पूछ ही नहीं रहा था, एक दरोगा तक विधायकों की नहीं सुनता है, उसका फोन नहीं उठाता है, मंत्री की बात नहीं सुनी जाती है। तो सरकार की भी लेकर के कि सरकार उनकी पार्टी की है लेकिन उनकी तो खुद ही सरकार में नहीं सुनी जाती, तो वो जनता की क्या सुनेंगे खाक। तो कई रिपोर्ट में इस तरह की शुरुआती जो रिपोर्ट बनी है, जो हमारे इन सभी जिनको ऑब्जर्वर कहते हैं, टास्क फोर्स मेंबर जो है, उनसे बात की है, तो ये लबोलिबाब मिलकर सामने आया है। यानी 2 लाइन ऑफ क्या कह सकते हैं कि आपको जांच के जो है ना 2 अलग अलग धाराएं हैं। संगठन से जुड़े हुए लोग एक अलग लीग पे जा रहे हैं, जो संगठन से जुड़े हुए नहीं, मतलब अधिक पदाधिकारी नहीं है, वो अलग दिशा में अपनी रिपोर्ट बनाते दिख रहे हैं। पता नहीं क्या होगा। आप देखिए केंद्र में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, इन सब की समीक्षा बैठक हो गई। अब यहाँ विधानसभा चुनाव है तो जल्द हो गए हैं। यूपी का भी नंबर आएगा, उससे पहले रिपोर्ट तैयार होनी है, रिपोर्ट लेके केंद्रीय नेतृत्व के पास जाया जाएगा। अब क्या होता है देखिए, लेकिन अभी से ये एक दूसरे को कवर अप करने की शुरुआत हो गई है, तो सच का क्या होगा वो आप सोच ही सकते हैं।
बिल्कुल। तो वही मुझे, मैंने जो शुरुआत में बात बोली, वही मुझे फिर से याद आ गई कि जिनकी समीक्षा होनी चाहिए वही समीक्षा कर रहे हैं। और उसके अरे बाद एक तो फिर ऐसे ऑब्जर्वर है सौरभ जी, जो इनके बूथ पर ना पार्टी की इतनी शर्मनाक हार हुई है, वो चले गए समीक्षा करने के लिए। नाम नहीं लूंगा क्योंकि कल को हम इनसे मतभेद और मनभेद उनका दोनों हो जाएगा, तो कभी जी। कभी सच को सच रहने ही दे। अब हाँ। वो गए समीक्षा करने, अपना बूथ जिता नहीं पाए, चले गए दूसरी की समीक्षा करने। तो तमाम तरह के ये पार्टी के लोग ही हमें बताते हैं, मतलब वही कहते हैं देख लो भैया। तो अभी पार्टी में डेमोक्रेसी बहुत आगे है। एक अच्छी चीज ये है जी। कि पहले क्या होता था ना, बीजेपी में जाइए तो आप जाते ही सब लोग जैसे आपस में बात कर रहे हैं, 6-7 नेता पहुंच जाइए, सब लोग खामोश। अब ऐसा नहीं, आप जाते हैं तो बैठते हैं, बात होती है, अंदर की बात बताते हैं, सुनाते हैं। तो थोड़ा सा हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो गया है। चलिए, ये तो शुभ संकेत हैं। बाकी 5 दिन और मिले हैं फीडबैक जुटाने के लिए, और उस फीडबैक में क्या रहता है पंकज जी निकाल के लाते रहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। एक बैठक की बड़ी चर्चा, अब वो बैठक हुई है कि नहीं हुई है, ये भी एक चर्चा का विषय है। मोहन भागवत गोरखपुर में थे, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। कुछ लोग कह रहे हैं मुलाकात हुई, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुई। एक दूसरे का फैक्ट चेक हो रहा है। सही बात क्या पंकज जी, आप बताइए। अरे भाई, इस खबर की सत्यता तक जाने के लिए ना दिमाग का दही हो गया सौरभ। मतलब जी। बहुत लंबे सालों बाद मुझे लगा कि भाई कहाँ फंस गया। जी। गोरखपुर गए संघ प्रमुख मोहन भागवत, और ये सब तो तय हो जाता महीनों से पहले। जो संघ प्रमुख का प्रवास होता है वो कोई जी। तात्कालिक नहीं होता है। एक अंग्रेजी अखबार ने तो लिख दिया कि यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गोरखपुर जाने का फैसला किया, वहां संघ की बैठक के लिए। मैंने कहा हद है भाई। एक अंग्रेजी अखबार ने लिख दिया कि भाई संघ प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की भी 2-2 बार मुलाकात हुई, एक बार नहीं 2 बार, दोपहर में भी और शाम में भी। दूसरे अंग्रेजी अखबार ने भी लिख दिया ऐसी कोई मुलाकात हुई ही नहीं। और एक योगी अखबार ने तो ये भी आदित्यनाथ छाप दिया कि क्या बातचीत हुई। हाँ हाँ, बातचीत क्या हुई उसमें, जो जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनका बड़ा विवादित बयान आया था जब 5 चरण के चुनाव हो गए थे, तो एक अंग्रेजी अखबार में उनका इंटरव्यू आया था कि भाई बीजेपी जो है अब अपने सक्षम हो गई है, उसको अब संघ की जरूरत नहीं है चुनाव के लिए। और बड़ा विवादित बयान माना जाता है, क्योंकि संघ और मतलब मात्र शक्ति के तौर पर, अगर संघ की भाषा के तौर पर अगर देखें, वैसे अगर गांव देहात की भाषा में समझे तो पानी और दूध को तो आप अलग कर नहीं सकते। उस तरीके का है संघ और बीजेपी का संबंध। और उसमें भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संघ को लेकर के ये बात कही थी। उस बारे में कहा गया कि भाई मोहन भागवत जी से एक स्वयंसेवक ने ये सवाल पूछा और संघ के प्रमुख ने ये ऐसा कहा। अब सोचिए कि किसी बड़ी कंपनी के 5,000-6,000 करोड़ की, मान लीजिए उससे भी ज्यादा कंपनी का, बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो जाकर कंपनी के सीईओ से पूछे कि आपने जो इन्वेस्टमेंट का ये फैसला किया ये गलत नहीं था क्या? ये तो उसी तरीके की बात होगी। कोई ऐसा सवाल पूछ सकता है क्या संघ प्रमुख से, मतलब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी को लेकर? लेकिन अब उस बात को भी वहां बताया गया। कुल मिलाकर ये है, जितने मुंह उतनी बातें। सच ये है कि संघ प्रमुख और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात नहीं हुई। इससे पहले भी संघ प्रमुख गोरखपुर जाते रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी वहां जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है। ये सामान्य शिष्टाचार है। लेकिन जो मुझे बताया गया संघ की तरफ से कि जुलाई के आखिरी और अगस्त के शुरुआती हफ्ते में, पहले हफ्ते में, जो संघ और बीजेपी संगठन के समन्वय समिति की बैठक केरल में प्रस्तावित है, उस बैठक से पहले इस तरीके की कोई भी मुलाकात संघ के शीर्ष नेता या बीजेपी के बड़े नेता के बीच नहीं होगी। जो भी होगा वो समन्वय समिति में बैठक होगी, उसमें नेता आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, उससे पहले कोई मुलाकात नहीं होगी। ये ऑफिशियल लाइन ली गई है और उसी हिसाब से ये तय किया गया कि योगी जी की और मोहन भागवत जी की मुलाकात नहीं हुई, ना होगी और ना हुआ ऐसा। बिल्कुल, तो जैसा आपने कहा कि जितना मुंह उतनी बातें, और उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो फिर तो ये मुंह भी बढ़ जाते हैं और बातें भी बढ़ जाती हैं। राजनीति ऐसी है ही उत्तर प्रदेश की। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। बाकी उत्तर प्रदेश से लगातार जो भी राजनीतिक अपडेट्स आते रहेंगे, हम ऐसे ही आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारी बातचीत और देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।